पहला क्वेश्चन यही है कि धमनी के लचीलापन के समाप्त होने से उसकी दीवार चोटग्रस्त हो सकती है, जिससे रुधिर का थक्का जम जाता है तथा हृदयाघात हो सकता है। इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम भाई बच्चों क्या कहते हैं? हिंदी में तो इसका नाम रोग का लिखा जाता है धमनीकरण। याद रखना, हिंदी में क्या नाम लिखा जाता है? धमनीकरण। और वैसे लिखा जाता है इसको आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियो याद रखना, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। क्लियर? जिसमें धमनी का लचीलापन समाप्त हो जाता है, यानी उसकी दीवार चोटग्रस्त हो सकती है, जिससे रुधिर जमने लग जाता है। ठीक है, तो जिससे चांस किसके रहते हैं? हृदयाघात, हार्ट अटैक के। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च रक्तचाप को कहा जाता है तो हाई ब्लड प्रेशर। उच्च रक्तचाप को हम क्या कहते हैं? हाई ब्लड प्रेशर। तो उस टाइम इंसान को टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, टेंशन बहुत हाइपर होती है, तो क्या याद रखोगे? हाइपर टेंशन। क्लियर? तो इसके अंदर होता क्या है ये और बता देता हूँ कि जब हाइपरटेंशन होती है तो आरबीसी बिल्कुल क्या हो जाती है? हंसिया के आकार की होकर सिकुड़ जाती है। हाइपोटेंशन में फूलती है और हाइपरटेंशन के अंदर सिकुड़ जाती है। क्लियर? तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हृदय पेशियों को ऑक्सीजन ना मिलने से खालिस्तान होता है, जिसमें हृदय में दर्द, सांस लेने में परेशानी, उल्टी होती है, तो हम इसे क्या कहते हैं? तो देखो, हमारे पास जब ऑक्सीजन ना मिले तो हृदय में दर्द, सांस लेने में परेशानी और उल्टी होती है, तो उसे हम क्या नाम देते हैं? हार्ट अटैक यानी हृदयाघात बोलते हैं। क्लियर? दो चीज़ें होती है, हृदयापात और हृदयाघात। तो हमारा आंसर क्या आएगा? हार्ट अटैक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रुधिर दाब में कमी को कहा जाता है कि जब रुधिर दाब में कमी आ जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हाइपोटेंशन। तो रुधिर दाब में कमी को क्या कहा जाता है? वैसे नॉर्मली लो ब्लड प्रेशर। तो जब ब्लड प्रेशर में कमी आती है तो हम क्या लेते हैं? रुधिर दाब में कमी। तो रुधिर दाब की कमी को क्या नाम दिया जाता है? हाइपोटेंशन। और जनरली एक बात और याद रखना, रुधिर में दाब की कमी और या क्या है कि उच्च रक्तचाप हो, इसको हम जब स्वास्थ्य मनुष्य के लिए लिखते हैं तो हमेशा याद रखना उच्च और निम्न कितना होता है? 120/180। और इसको लिखा क्या जाता है? ऑफ मरकरी। यानी आपका ये दाब 120 मरकरी उच्च होगा और 80 ऑफ मरकरी निम्न होगा। तो उच्च रुधिर दाब और निम्न रुधिर दाब को कहते क्या है वो बता दिया। अब बात आती है हृदय द्वारा उचित मात्रा में रुधिर के संपादन ना कर पाने पर खालिस्तान होता है। यह नीले के प्रभावित होने से ज़्यादा होता है कि जब हमारे पास हृदय द्वारा उचित मात्रा में रुधिर का संपादन ना हो, पंपिंग ऑफ ब्लड ना हो, और यह खास तौर पर नीले के अधिक प्रभावित होने पर होता है, तो हम इसे क्या कहते हैं? कि भाई जब नीले के द्वारा प्रभावित होने पर हृदय के द्वारा रुधिर को अच्छे से पंप ना कर पाना क्या कहलाता है? हार्ट फेलियर कहलाता है। क्या कहलाता है? हार्ट फेलियर। और हृदयपात बोलते हैं इसे, हिंदी में क्या याद रखना है? हृदयपात। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हृदय पेशियों को ऑक्सीजन न मिलने से छाती में दर्द होता है, इसे क्या कहा जाता है? भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आया था हरियाणा पुलिस के अंदर कांस्टेबल के पेपर में कि हृदय पेशियों को ऑक्सीजन न मिलने से जब छाती में दर्द होता है, इसे कहते हैं। तो हम इसे क्या कहते हैं? एंजाइना पैक्टोरिस कहते हैं। हम इसे नाम क्या देते हैं? एंजाइना पैक्टोरिस। और हिंदी में इसे नाम क्या दिया जाता है? हृदयाशूल बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? हृदयाशूल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हृदय जब धड़कना बंद कर देता है तो उसे हम क्या कहते हैं? इसे वैसे नाम हिंदी में दे दिया जाए तो पूर्ण हरिद्रोध या हरिद्रोध कहते हैं। क्या याद रखना है? हरिद्रोध हिंदी में नाम दिया जाता है बच्चों, हरिद्रोध या पूर्ण हरिद्रोध। और इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं हम? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियक अरेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक बार में पंप की गई रुधिर की मात्रा हृदय द्वारा होती है कितनी?
कि वो 70 लीटर है, 70 मिलीलीटर है, 7 मिलीलीटर है या 77 मिलीलीटर है। तो आपका आंसर याद रखना है 70 मिलीलीटर। और जब आपका हृदय धड़कता है 1 मिनट में तो लगभग कितना धड़कता है, 72 बार। और इस 72 को अगर हम 70 से गुणा कर दें तो जितना रक्त आपके शरीर में है उतना रक्त आपका पंप कर देता है। यानी लगभग 5 लीटर रक्त मनुष्य का कितनी देर में एक शुद्ध हृदय के द्वारा पंप किया जा सकता है, तो 1 मिनट में। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार। तो जिससे आप एक बार धड़कने में जब वो धड़कता है तो 70 मिलीलीटर रक्त को पंप करता है। 72 बार में कितना करेगा, गुणा कर दो, तो इतना रक्त आपका वो 1 मिनट में पंप करता है। इसे कहते क्या हैं, प्रोडक्शन ऑफ द हार्ट, हृदय उत्पादन बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट कहा जाता है। याद रखना कि अगर आपका रक्त 1 मिनट में धड़कते हुए जितना रक्त बहाता है या पंप करता है तो हार्ट रेट निकलता है, तो वो हार्ट रेट किसके साथ संबंधित है, उसे कहेंगे हम कार्डियक आउटपुट, हृदय उत्पादन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक कणिका में श्वेत रुधिराणु जो सबसे बड़े सफ़ेद रक्त कणिका हैं, यानी कहने का मतलब कौन सी श्वेत रक्ताणु सबसे बड़ी है, तो आपको याद रखना है वाइट लिटिल मैन, ऐसे याद रखोगे। तो यानी आदमी बड़ा होता है। वाइट से क्या याद रखना है, श्वेत रक्त कणिका। लिटिल का मतलब छोटा, ठीक है। और लिटिल में वर्डिंग याद रखनी है लिम्फोसाइट। और मैन के अंदर याद रखना है मोनोसाइट। और आदमी क्या होता है, बड़ा। तो इसे याद रखना कि जब श्वेत रक्त कणिकाओं की बात आती है छोटी और बड़ी की, तो वाइट लिटिल मैन याद रख लेना। वाइट का मतलब श्वेत, लिटिल का मतलब छोटा, मैन का मतलब आदमी जो बड़ा होता है। और वैसे लिटिल से याद रखना है लिम्फोसाइट और मैन से आपको याद रखना है मोनोसाइट। तो जो आपके सबसे बड़े हैं तो वो कौन से होते हैं, आपके मोनोसाइट। तो कौन से रक्त कणिका जो श्वेत रक्त कणिका है और जो सबसे बड़ी होती है, तो वो कौन सी होती है, मोनोसाइट। तो आपका आंसर यहाँ पर कौन सा आएगा, सेकंड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सफ़ेद सबसे छोटे रुधिराणु कौन से हैं, तो सबसे छोटे सफ़ेद रुधिराणु अभी बताया था मैंने, आप समझ गए होंगे। तो वो कौन से हैं हमारे पास, लिम्फोसाइट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि बी तथा टी कोशिकाओं में विभक्त होती है कौन सी सफ़ेद रक्ताणु, यानी जो बी और टी कोशिकाओं में आगे चलकर विभक्त हो जाती है, यानी बंट जाती है, डिकम्पोज हो जाती है, वो श्वेत रक्ताणु कौन सी है, लिम्फोसाइट है, एरिथ्रोसाइट है, मोनोसाइट है या ऑक्सीफिल्स है। तो आपको क्या याद रखना है, लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट आगे चलकर किन कोशिकाओं में बंटती है या विभक्त होती है, डिविजिबल होती है, तो वो हमारे पास कौन सी कोशिकाएं हैं, बी तथा टी कोशिकाएं। और खास करके एक क्वेश्चन आता है, बी तथा टी कोशिकाओं का निर्माण कौन सी ग्रंथि से होता है, तो इसे याद रखना है लिम्फ ग्रंथि यानी लिम्फ ग्लैंड्स। क्लियर? लिम्फ गांठ भी बोलते हैं हिंदी में, वैसे इसको नाम दिया जाता है लसिका ग्रंथि, बता देता हूँ। या इसे क्या कहते हैं, लिम्फ, ऐसे लिख के और पीछे लिख देगा गांठ या ग्लैंड या ग्रंथि। क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिपेरिन, हिस्टामिन तथा सेरोटोनिन का वहन कौन से श्वेत रक्ताणु करते हैं, यानी हिपेरिन का, हिस्टामिन का और सेरोटोनिन का वहन यानी उनको चलाता है कौन से श्वेत रक्ताणु, यानी इनके साथ जुड़कर चलता है, वो एसिडोफिल्स है, वो बेसोफिल्स है, वो लिम्फोसाइट है या वो आपकी मोनोसाइट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों, इसे अच्छे से याद रखना है। तो हमारी कौन सी है, बेसोफिल्स है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन कौन सा है, बी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को दर्शाता है, तो इनमें से कौन सा समीकरण है जो आपकी द्रव्यमान ऊर्जा यानी मास एनर्जी रिलेशन को शो करता है, और वो किसका, आइंस्टीन का। तो सभी बच्चों को पता है E = mc²। क्लियर? तो ऑप्शन क्या आएगा हमारे पास, पहला। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे तत्वों जिनके रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण भिन्न हो सकते हैं, रासायनिक का मतलब केमिकल प्रॉपर्टी, समान और भौतिक गुण भिन्न हो सकते हैं यानी डिफरेंट हो सकते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, यानी एक तरह से असमान आना था अभी बच्चों कि रासायनिक गुण तथा क्या कि भौतिक गुण भिन्न हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रूफ कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं, आइसोबार कहते हैं, आइसोमर कहते हैं। यानी
तत्वों के जिनके रासायनिक गुण तथा भौतिक गुण दोनों भिन्न होते हैं, ठीक है, ऐसे याद रखना है। इसमें समान गलत लिख दिया थोड़ा, कोई बात नहीं। तो उन्हें हम क्या कह सकते हैं, एलोट्रोप कह सकते हैं, या आइसोटोप कह सकते हैं, आइसोबार कह सकते हैं, आइसोमर। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अप्रूप कहते हैं। क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, गोल्जी कोय में, या इनमें से किसी में। तो वैसे कई बच्चों को पता नहीं होता कि एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो इसका निर्माण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और वैसे बता दूं कि कोशिका से लेकर शरीर की सबसे छोटी ऊर्जा की इकाई किसे कहा जाता है, एटीपी को कहा जाता है। भोजन शरीर में पूर्ण रूप से टूटकर अंत में क्या प्रदान करता है, कौन सी इकाई प्रदान करता है, तो कौन सी करता है, एटीपी करता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवों में विकास का सिद्धांत किसकी देन है, यानी जब जीव पनपते हैं और वो आगे चलते हैं तो इसका सिद्धांत किसने दिया था, CRD ने दिया था। CRD का मतलब है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने। क्लियर। तो ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, सेकंड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया है, यानी चना पानी को अवशोषित करता है, अंगूर यानी ग्रेप्स पानी को अवशोषित करता है। तो वह प्रक्रिया इनमें से कौन सी है, विसरण, अंतःप्रासरण, अंतःशोषण, या बहिःप्रासरण। तो ऑप्शन क्या लगाओगे, बी, यानी इसे हम एंडोस्मोसिस कहते हैं, अंतःप्रासरण कहते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, यानी घरों में जो संचायक बैटरी का मतलब होता है स्टोरेज बैटरी, यानी जो हम घरों में इन्वर्टर के लिए प्रयोग करते हैं, यानी जो स्टोरेज बैटरी होती है घरों में इन्वर्टर के लिए जो प्रयोग की जाती है, उनके अंदर कौन सी धातु का प्रयोग होता है, जिंक, एंटीमनी, सीसा या सल्फर। तो ऑप्शन क्या लगाओगे आप, सीसा, यानी लेड का प्रयोग होता है, लेड के इलेक्ट्रोड बने होते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण के संबंध में। कहने का अर्थ है कि कोई भी वस्तु भारहीनता महसूस करती है, कहने का अर्थ उसका भार शून्य के बराबर माना जाता है। यानी जैसे लिफ्ट की डोरी टूट जाए और वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के समान त्वरित होकर नीचे आए, तो उसमें खड़ा व्यक्ति अपने आप को कैसा महसूस करता है, भारहीन महसूस करता है। तो इसका कहने का अर्थ है उसमें अगर भारहीनता की बात आए तो गुरुत्वाकर्षण कितना होगा, शून्य। तो गुरुत्वाकर्षण अगर शून्य हो जाए तो व्यक्ति का भार किस में बदल जाएगा, भारहीनता में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्र में पलवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है, 1/6 भाग, 2/9 भाग, 9/10 भाग और 1/10 भाग। जैसे बर्फ पानी पर कितने हिस्से में तैरती है और कितना हिस्सा पानी के अंदर रहता है सतह से, तो वही चीज़ आप आइसबर्ग के लिए लगाओगे। यानी एन आइसबर्ग फ्लोट इन द सी, हाउ मच पार्ट ऑफ इट इन सी सरफेस बी अपर इन एयर, यानी हवा में रहता है तो वो कितना रहता है, 1/10 भाग रहता है। क्लियर। 9/10 भाग नीचे रहता है, तो तभी तो टाइटैनिक जहाज डूबा था इसी में, तो वो खेल अलग था, चलो बाद में बताएंगे। अब बात आती है वैद्युत चूल्हों का तत्व बना होता है, यानी आपके इलेक्ट्रिक हीटर का जो तत्व बना होता है, यानी उसके स्प्रिंग किस तत्व से बने होते हैं, टंगस्टन, नाइक्रोम, स्टैंडर्ड स्टील और आयरन। तो किससे बने होते हैं, नाइक्रोम से बने होते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मायोपिया से ग्रस्त व्यक्ति ऐसी वस्तुओं को नहीं देख सकता। अब कई बच्चों को तो मायोपिया का मतलब भी पता नहीं है, इसके ऊपर मैं 1 या 2 दिन में आपको लाइव वीडियो ही करवाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से करवानी पड़ेगी, क्योंकि आँख से संबंधित जितने भी रोग हैं और जो इनके बारे में पूछा जाता है वो खास चीज़ है। मायोपिया वैसे होता है निकट दृष्टि दोष, याद रखना, जिसे हम एक तरह से शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। तो शॉर्ट साइटेडनेस यानी निकट दृष्टि दोष, क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, उसको पास की वस्तु नज़र आती है। तो अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि दूर स्थित वस्तु को, पास पड़ी वस्तु को, या अनंत पर रखी वस्तु को, इनमें से कोई नहीं। तो देखो मायोपिया से ग्रस्त व्यक्ति ऐसी वस्तुओं को नहीं देख सकता, यानी दूर स्थित वस्तु को नहीं देख सकता, या पास पड़ी वस्तु को नहीं देख सकता, अनंत पर रखी वस्तु को नहीं देख सकता, या इनमें से कोई। तो वो किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु है उसे नहीं देख सकता। याद रखना, दूर स्थित वस्तु को वो बिल्कुल नहीं देख सकता और पास की वस्तु को वो देख सकता है। अनंत से यहाँ पर कोई लेखा जोखा नहीं है और ऑप्शन इनमें से कोई नहीं से भी लेखा जोखा नहीं है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव नेत्र का रोग जिसमें दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है
परंतु निकट की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। कहने का मतलब दूर की वस्तु जब दिखाई पड़ती है तो यानी दूरदृष्टि दोष। निकट की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती, इसे काटा लगा दो तो क्या बनेगा, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस, और इंग्लिश में उसे बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। अब दूरदृष्टि दोष होने पर होता है कि लेंस की गोलाई कम हो जाती है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेंस की क्षमता घट जाती है, या ये सभी। तो आपका आंसर यहाँ क्या लगाना है, सभी। कि फोकस दूरी जब बढ़ जाएगी तो पावर डिपेंड करती है किस पर, 1/f पर। तो यानी क्षमता जितनी फोकस दूरी ज़्यादा होगी, पावर उतनी क्या होगी, कम। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वृद्धावस्था के कारण आंख की समझन क्षमता, यानी इसे बोलते हैं समझन क्षमता का मतलब होता है पावर ऑफ अकोमोडेशन बी डिक्रीज एज पर्सन और ह्यूमन बीइंग अंडरगोइंग टू बी लार्ज एज, यानी लार्ज एज के अंदर या लेट एज में चला जाए तो उस टाइम समझन क्षमता घट जाती है या पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु और ना ही निकट की वस्तु देख पाता है। ऐसा मनुष्य किस रोग से ग्रसित होता है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं भाई, मायोपिया कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया या जरा दृष्टि दोष या कलर ब्लाइंडनेस। तो इसे हम क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब वृद्धावस्था होती है तो ऐसी कंडीशन में हम इंग्लिश में अगर बोलें तो प्रेस बायोपिया बोलते हैं, इसे याद रखना। ठीक है, प्रेस बायोपिया, क्या याद रखोगे, प्रेस बायोपिया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। किसी वस्तु को आंख के सामने से हटा दिया जाए तो वस्तु कितने समय तक दिखाई देती रहेगी, वो सेकंड का 10th पार्ट होगा, सेकंड का 5th पार्ट होगा, सेकंड का 2 टाइम होगा, या सेकंड का 10 टाइम होगा। तो आंसर याद रखोगे सेकंड का 10वां हिस्सा, यानी 1/10 सेकंड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु को आंख के सामने से हटाने पर वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर सेकंड के 10वें हिस्से तक दिखाई पड़ता रहता है, इस गुण को हम क्या कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोचने के काबिल है ये, और इसे अच्छे से याद रखना। इंग्लिश में बोलते हैं इसे परसिस्टेंस ऑफ विजन, और हिंदी में बोलते हैं दृष्टि निर्बंध। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या याद रखोगे, दृष्टि निर्बंध, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, परसिस्टेंस ऑफ विजन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी कभी व्यक्ति उन अक्षेत्रों में रंगों को देख सकते हैं जहां केवल उजले और काले अक्षेत्र होते हैं, ऐसे रंगों को कहा जाता है। ऐसे रंगों को इंद्रधनुष, पूर्ण वर्णक या सफ़ेद वर्णक या प्रेत वर्णक कहते हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा, डी, जिसे हम प्रेत वर्णक कहते हैं। वैसे हम इसे बोलते क्या हैं, फैंटम कलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैंटम कलर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु के आने वाली किरणों को नेत्र द्वारा रेटिना पर चित्रित करने के लिए फोकस दूरी को कम करने की क्षमता कहलाती है। इसे समझन क्षमता कहते हैं, लेंस की क्षमता, आंख का आवर्धन या निकट बिंदु। तो इसे हम कहते हैं अब अकोमोडेशन पावर। तो इसका नाम क्या लिखा जाता है हिंदी में, समझन क्षमता। याद रखना, इसका आंसर क्या है, समझन क्षमता, अकोमोडेशन पावर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आंख से किसी वस्तु की निकट बिंदु की दूरी क्या कहलाती है। तो आंख से किसी वस्तु की, यानी जहां से हम वस्तु को अच्छे तरीके से कम दूरी पर, यानी स्पष्ट निकटतम दूरी होती है वो, तो उसे नाम क्या देंगे हम, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो आंसर क्या आएगा आपका, फर्स्ट। क्लियर। तो चलिए आज के लिए वही इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि मेरा भी मूड बना रहे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करूं। और हाँ, जो आंख का जो पॉइंट है, चैप्टर है, वो हो सकता है 1 या 2 दिन में आपको लाइव या क्या है कि बोर्ड के ऊपर अच्छे तरीके से डायग्रामेटिकली बता दूंगा, जिसमें डिसीज़ भी क्लियर कर दूंगा। क्लियर। धन्यवाद।